नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ। क्लास 12 फिजिक्स यानी ऑप्टिक्स हमारा चल रहा था, उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उस बात को कुछ बातें जो थी हम लोग समझ चुके थे। गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण परिभाषाएं पद पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रतिबिंब। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रतिबिंब। क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से रिपीट हो जाएगा तो अच्छी बात है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो अंग्रेजी बड़े अच्छे से समझ में आएगी। सभी को पता है प्रतिबिंब की अंग्रेजी क्या होती है, इमेज। जो पहले पहले मोबाइलियाँ आती थी उसमें फोटोज गैलरी करके इमेज करके आता था ना। तो इमेज में क्या रखते थे, फोटो रखते थे जो अपना खींच कर रखते थे। कोई सुंदर सुंदर आया है उसका खींच कर मोबाइल में गैलरी में सेव करते थे। वही हमारा क्या, इमेज मतलब क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। जो हमको मोबाइल या कैमरा के द्वारा या दर्पण में या शीशा में जो भी अपना शक्ल देखते हैं या फोटो आती है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। या एक बात और कर सकते हैं कि दर्पण में हमारा उल्टा दिखाई देना। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं तो किसी दर्पण में हम लोग जब अपनी शक्ल या सुंदर सुंदर सलमान खान वाली शक्ल देखते हैं तो हमारा क्या विषय उल्टा दिखाई देता है, तो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिबिंब। कह सकते हो तुरंत ही परिभाषा है कि दर्पण में हमारा उल्टा दिखाई देना ही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। सीधा भी दिखाई देता है लेकिन कह सकते हैं कि उल्टा स्पष्ट वास्तविक रहता है, वो हमको दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जान गए क्या होता है, वही जो हम चलते हैं। कभी कभी जब छोटे रहते थे तो हम चलते थे तो हमारे पीछे धूप में जो है परछाई बनती थी। जब परछाई बनती थी तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने, तो हमको बहुत डर लगता था, यार हमारे संग चुड़ैल जाते, भूत जाते, प्रेत। बहुत लोग छुड़ाते थे कि चुड़ैल भूत जाते तो ऐसा। तो मतलब हमारे संगे साथ में जो परछाई चलती है वो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं जो भूत प्रेत हमारे साथ यानी परछाई होती है वो क्या कहलाती है, प्रतिबिंब। वही बाबे आज जमाने छोटे जब हम लोग शिशु में थे तब की बात हो रही है। तो प्रतिबिंब की रियल परिभाषा क्या है, जो रियल परिभाषा क्या है, यदि किसी बिंदु वस्तु से, यदि कोई क्या है, प्रतिबिंब। बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब होता है वस्तु, प्रति मतलब होता है उल्टा। अगर दर्पण में वस्तु का उल्टा दिखाई देना क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु, यदि मान लो कोई यह बिंदु वस्तु है, अगर इस बिंदु वस्तु से चलने वाली यहाँ से कोई प्रकाश किरण क्या करिए, चल रही है, चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन तो देख चुके थे, दर्पण में हमारा परावर्तन हो रहा था, अपवर्तन पढ़ना बाकी जो आगे पढ़ाया जाएगा। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल रही थी। देखो यही दर्पण था तो प्रकाश किरण यहाँ से चल रही थी तो किसी बिंदु पर मिल रही थी ना, किसी बिंदु पर मिल रही थी या मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, या मिलती हुई क्या हो रही थी, प्रतीत हो रही है। मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। देखो हम कल ही पढ़े थे हम लोग कि जहां पर मिल रही है, वास्तव में क्या करे, मिल रही है या मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिबिंब। देख लो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपको बता दें, प्रतिबिंब इस भाग से दो भागों में बांटा गया है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। कैसे, कल ही हम लोग देखे थे। एक जो है वास्तव में मिलती है तो उसे क्या कहेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसे क्या कहेंगे हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। जैसे में हमारी परछाई जो है आभासी प्रतिबिंब है, और जो हम शीशे और आईने में देखते हैं वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात जो आभासी होता है इसे पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। आभासी हमेशा, आभासी कैसा बनेगा, सीधा। आभासी कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा, और पर्दे पर इसको नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन वास्तविक जो हमेशा कैसा बनाएगा, उल्टा, और इसको पर्दे पर क्या कर सकते हैं,
दिखाया जा सकता है। तो परिभाषा क्या होगी, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलना क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होना क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार के होंगे, दो, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखाया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखाया नहीं जा सकता है। अब जो आगे बात होगी, अब जो हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े थे, दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। तो उन अवतल और उत्तल दर्पणों के द्वारा हम प्रतिबिंब बनाना जानेंगे, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो इस बात को नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब दर्पणों के द्वारा देखते हैं। जल्दी नोट करो भैया। आप देखिए, अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने से पहले जो है, उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने का नियम। कुछ नियम है जो उसको फॉलो करना है, तब अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हम का निर्माण कर सकते हैं। वह नियम क्या है, देखो, यह तुम्हारे सामने मैं अवतल दर्पण बनाया हूँ। अगर एक बात और, दो तीन बातें और नोट कर लेना दिमाग में, कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। कितने, 2 किरणों। और एक वस्तु की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, एक वस्तु की। और किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। 3-4 बातों को याद रखना कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कितने किरणों की आवश्यकता होगी, 2, कम से कम 2। अधिक से अधिक चाहे जितना किरण ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होती है, 2। भाई एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, थप्पड़ तो बजता है, थप्पड़ और ताली में अंतर है। तो वही बात है, कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होगी, 2। कितने किरणों की आवश्यकता होगी, 2। और एक वस्तु की आवश्यकता होगी और प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो हम सबसे पहले अगर नियम सबसे नंबर 1 देखें, अगर कोई प्रकाश किरण जो है हमारे सामने है, ठीक, देखो इधर देखो, कितने किरण की आवश्यकता होगी भैया, 2। हम अगर पहला किरण ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, कल बताया था मैं, मुख्य अक्ष के कहाँ से ले जाते हैं, समांतर। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो यह परावर्तन के पास, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती थी ना। लेकिन उससे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े होंगे। जब कोई आपतित प्रकाश किरण आती है दर्पण के या किसी बिंदु पर टकराती है, तो उसके लिए क्या खींचते हैं हम लोग, अभिलंब। अभिलंब खींचते हैं तो कितना कोण बनता है, आई। उतने कोण क्या होता है हमारा, उतने कोण हमारा क्या होता है, आर से परावर्तित होते हैं, उसी माध्यम में वापस जाती है। तो मतलब यह प्रकाश किरण आई, तो इसके लिए हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्यों, क्योंकि हमको आपतन कोण और परावर्तन कोण को दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमको यह बातें अभिलंब खींचना जरूरी है। अभिलंब खींचेंगे कैसे, आपको यह भी बात पता है कि यह हमारा जो है दर्पण किसी गोले से मिलकर बना है, इस प्रकार से किसी गोले से मिलकर बना है ना। उस गोले का केंद्र होता है, तो केंद्र से अगर इस परिधि या परिधि बोली जाती है ना, गोले का परिधि, इस परिधि पर हम रेखा खींचते हैं, यानी त्रिज्या। तो यह त्रिज्या परिधि पे क्या होती है, लंब, यानी यह कितने डिग्री कोण बनाता है, 90। तो यह हम केंद्र से क्या डालते हैं, त्रिज्या, यानी यही परिधि पर डाला गया केंद्र से लंब होगा। रेखा जो डाली जाएगी वह क्या होगा, हमारा लंब होता है। तो इसका भी कोई केंद्र गोला है, गोले से, तो इसका तो भी केंद्र होगा। केंद्र कौन है, सी है। कौन है, सी है। तो हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। अभिलंब यानी यहीं से खींचेंगे इस बिंदु के लिए, आपतन बिंदु है ना। कौन सा बिंदु भैया, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु के लिए अभिलंब खींचते हैं, इसको परावर्तित करने के लिए अभिलंब खींचेंगे। तो यह कौन सा कोण बनेगा, आई। उतने कोण क्या बनेगा हमारा, आर। आर से उतने आर कोण से क्या होगा, परावर्तित होगा। उतने कोण आर से क्या होगा भैया, परावर्तित होगा।
तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को क्या मानते थे हम? फोकस बिंदु। तो हम क्या कहेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण अगर इधर से देख रहे हैं, इधर से खींच के देख ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के कैसे? समांतर। तो अब क्या खींचेंगे केंद्र से? अभिलंब। जितना कोण आई बनेगा उतने कोण क्या होगा हमारा? आर से अपरावर्तित होगी, आर। ठीक, जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता था, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है। तो पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे ले जा रहे हैं? समांतर। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी या जाएगी। बात ध्यान में रखना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाएगी? समांतर। या कोई आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाती है? समांतर। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी? मुख्य फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। अब सेम इसी का उल्टा कर देंगे। सेम इसी का उल्टा क्या होगा, यदि हम प्रकाश किरण को कहाँ से ले जाए? मुख्य फोकस बिंदु से। कहाँ से ले जाए? मुख्य फोकस बिंदु से। तो अभिलंब खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाएगा तो मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगा? समांतर। मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगा? समांतर। सेम इसी का क्या है? उल्टा। अब तीसरी की बात कर लिया जाए। तीसरी, यदि हम प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ले जाएं, यानी सी से ले जाएं, जैसे ही जाएगी यहाँ इस बिंदु के लिए अभिलंब खींचेंगे तो वक्रता केंद्र से ही खींचो अभिलंब। तो यानी यहाँ पर आई बराबर क्या हो गया हमारा? 0। तो आर बराबर भी क्या होगा? 0। मैं कंडीशन पढ़ाया था कि यदि कोई आपतित प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ही दिशा में क्या करती है? आती है, तो वो अपने मार्ग में क्या हो जाती है? वापस। क्यों? क्योंकि आई बराबर 0 होता है, तो आर बराबर भी क्या होता है? 0। यह नोट में करके बताया था मैं। तो यहाँ पर यह अभी प्रकाश किरण अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई बराबर 0 हो रहा है, आर बराबर 0। तो क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर कि ये बताओ वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग में वापस चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई बराबर क्या है? 0। तो आर बराबर क्या है? 0। परावर्तन के नियम से। और एक्सपेरिमेंट करके भी देख रहे हैं, अभिलंब खींच कर भी देखेंगे। अगर यहाँ पर भी अभिलंब खींचना चाहोगे तो वही बात है, जितना आई होगा उतना हमारा क्या होगा? आर। तो पहला नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे चलती है? समांतर। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस बिंदु से। सेम इसी को उल्टा। दूसरा, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या आ जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो अपने मार्ग में क्या हो जाती है? वापस। मैं इन तीनों को लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, तब इसके बाद बात आगे हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख दिया है नंबर 1 के लिए, यदि आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसे जा रही है? समांतर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अवतल दर्पण, यहाँ लिख लेना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से चली जाएगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक। नंबर 3, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण, यानी यहाँ लिख लेना अवतल दर्पण या अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यह प्रतिबिंब बनाने का नियम 3 नियम है, तीनों दिमाग में याद होना चाहिए। पहला, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा, यदि फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, यदि वक्रता केंद्र से जाएगी तो अपने मार्ग में सीधी वापस चली जाएगी। यह तीनों याद होना चाहिए। अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। ठीक है, कंडीशन के साथ, कई कंडीशन भी है। अब देखिए, हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। इसमें 6 केस बनेंगे। 6 केस याद रखना होगा। अगर जब तक आपको प्रतिबिंब का नियम नहीं समझ में आएगा, अगर आपको जब तक प्रतिबिंब का नियम नहीं समझ में आएगा तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो प्रतिबिंब का नियम को ध्यान से समझना, तब यह टॉपिक समझ में आएगा। तो सबसे इसमें 6 केस बनते हैं। पहला केस है वस्तु की स्थिति, वस्तु को कहाँ रखा जाए। स्थिति मतलब कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ स्थिति? पहली स्थिति होगी जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर। कहाँ स्थित हो वस्तु? अनंत पर। अनंत पर जानते हो, पता नहीं कहाँ।
अनंत मान लो वो रखी गई है, वो उधर मान लो अनंत पर रखी गई है, कोई कल्पना नहीं कर सकते। मान लीजिए वस्तु अनंत पर क्या रखी गई है, ए बी, क्या रखी गई है, ए बी। तो अनंत से वस्तु क्या चलती है, मुख्य इसके समांतर ले चलते हैं। तीनों हमको कंडीशन, 3 नियम पता है, हमको 3 बातें पता है कि किरण कैसे ले जा रहा है। ये भी पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होगी, 2 बताए थे। कितने किरण की आवश्यकता होगी, 2। और एक वस्तु की आवश्यकता होगी, ये भी बताया था मैं। तो 2 किरण ले चलते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। पहला किरण अनंत पर, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। इसके ये सिरे से 2 किरण ले चलते हैं, मुख्य इसके कैसे, समांतर। बताया था मुख्य इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ये भी बातें जाने थे। दूसरी किरण हम भी मुख्य इसके कैसे ले जाएं, समांतर ले जाएं। तो ये भी पता था कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी। ये भी क्या कर रही है, ये भी जा रही है। तो यह जो इसका प्रतिबिंब है कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर बन रहा है। तो वस्तु रखा कहाँ गया है, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर, वस्तु की स्थिति पता है, तो अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। पहली बात प्रतिबिंब की स्थिति। अब दूसरी बात पूछा जाता है प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार। फिर पूछा जाता है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति। बात समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। ये बताओ वस्तु अनंत पर रखी गई थी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यफ पर। तो स्थिति कहाँ है, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, यफ पर, यानी फोकस बिंदु है, यफ पर बनता है, फोकस बिंदु पर। आकार कैसा है, एकदम बिंदु छोटा है। भाई वस्तु जो है अनंत पर बहुत बड़ा हो सकती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब देखो एकदम बिंदु आकार के बना है कि नहीं, अत्यंत छोटा, यानी अत्यंत छोटा बिंदु आकार का। कैसा, बिंदु आकार का। बात देखो कैसा बना है, बिंदु आकार का बना है। ठीक, इस बात को नोट कर लेना। और प्रकृति कैसी, प्रकृति का मतलब यह प्रतिबिंब, प्रकाश की किरणें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। मिलने का मतलब यह अपने आप मिल जाएंगे। अगर जब अपने आप मिल जाएंगे तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो ये बताओ यहाँ पर प्रतिबिंब जो है किरण अपने आप मिली है, तो यह क्या होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। और क्या होगा, उल्टा। देखो प्रतिबिंब इधर से ऊपर से नीचे आई है, ऊपर से नीचे उल्टा बन रहा है ना, यानी तथा कैसा बन रहा है, उल्टा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। आकार क्या होगा, अत्यंत छोटा बिंदु आकार का। प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक और उल्टा। यह बात नोट कर लिए, याद हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु सी के परे स्थित हो, कहाँ, सी के परे, परे मतलब पास में, सी के पास में, सी पर नहीं, सी के पास में हो। अगर वस्तु हम ले रहे हैं सी के पास में, वस्तु क्या है, ए बी, वस्तु क्या है, ए बी, वस्तु क्या हमारी, ए बी। तो बात फिर वही से, कितने किरण की आवश्यकता होगी प्रतिबिंब बनाने के लिए, 2। हमको 2 किरणों पता है, 3 किरण ले जाना, हमको जो पता है वही करेंगे। पहली किरण मुख्य इसके कैसे ले चलते हैं, समांतर। यह मन 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 जा रही है मुख्य इसके समांतर। मुख्य इसके समांतर से चलने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, यह मन 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 फोकस से जाएगी। यह भी बातें बता दिया था मैं। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास यह है कि हम कहाँ से ले जाएं, वक्रता केंद्र से, या फोकस से भी ले जा सकते हो। तो हम कहाँ से ले जाएं, वक्रता केंद्र से। यह देखो वक्रता केंद्र से प्रकाश के मन 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 जा रही है। तो बताया था वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश के अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस। जैसे ही वापस होगी, यह कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है, बिंदु दिखाई दे रहा है। जहाँ काटेगी इसको क्या मान लेंगे, ए डैश। मैं बिंदु ए का बना रहा हूँ प्रतिबिंब, तो यह क्या हो जाएगा, ए डैश। अब यहाँ से इसका भरत मिलाप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह बी डैश। क्या हो जाएगा, बी डैश।
तो वस्तु हमारा क्या था, बिंब हमारा क्या है ए बी। इसके बीच सिरे से दो किरण ले गए, पहली किरण मुख्य इसके समांतर फोकस से जाएगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जो अपने हमारे में क्या हो जाएगी वापस। अब फिर वही बात है, प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा, स्थिति के बारे में पूछा जाएगा, आकार के बारे में। पहला है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ये बताओ स्थिति कहाँ है, कहाँ बनना है इसका प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में बनना है ना। देखो यह सी है और यह है, इसी के तो बीच में बनना है, सी तथा एफ के मध्य। ठीक, आकार क्या है, आकार देखो वस्तु से छोटा है कि बड़ा, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो मतलब क्या है हमारा छोटा है, वस्तु से छोटा। आप देखो वस्तु इस प्रकार से रखी गई थी, प्रतिबिंब कैसा बना है उल्टा, मतलब प्रकृति क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ये बताओ जबरदस्ती नहीं मिला है, अपने आप मिल रही ना, जब अपने आप मिलती है तो इसे क्या कहते हैं वास्तविक, तो वास्तविक है। और कैसा है, वस्तु सीधा रखा गया है तो वह उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तथा क्या हो रहा है हमारा उल्टा। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा कंडीशन में है जब वस्तु कहाँ स्थित हो, सी के परे या सी के पास, या कभी कभी बोलता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी सी के बीच में वस्तु स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। और आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा, और प्रकृति कैसी है कि वास्तविक तथा उल्टा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अगला जो है वस्तु की तीसरा कंडीशन, तीसरा केस, वस्तु की स्थिति सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया जाए। कहाँ पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर, वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रख दी, ए बी। फिर हमारे पास वही पुरानी आदतें दोहराना है। प्रकाश किरण कितने ले जाएंगे, 2। पहली प्रकाश किरण कैसे लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पास कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। बताया था मैं ये भी बातें, कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण हम ले चले कहाँ से, मुख्य फोकस से जाएगी, दूसरी किरण मुख्य फोकस से ले चले गई, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष कैसे हो जाएगी समांतर। समांतर आपको दिखाना है, ठीक है। जहां काटेगा वह क्या हो जाएगा हमारा ए डैश, क्या हो जाएगा ए डैश। अब यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए डैश, सॉरी बी डैश, क्या हो जाएगा बी डैश। वस्तु जब हम सी पर रखें, कहाँ रखे हैं सी पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है ए डैश बी डैश, यानी सी पर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, पहली बात प्रतिबिंब की स्थिति। ये बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनना है, सी पर बनना है, वहीं पर जहाँ पर वस्तु है सी पर। अब बताओ आकार क्या है प्रतिबिंब का, आकार देखो जितना बड़ा वस्तु है इतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। भाई वस्तु के समान ही है, वस्तु के बराबर। अगली बात प्रकृति कैसी है ये बताओ, वही बात वास्तविक है, और क्या है तथा क्या है उल्टा, तथा क्या है उल्टा। तो ये भी पूछता है वस्तु जब सी पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो यह तीनों कंडीशन आपको बता दी, इसमें 6 कंडीशन बचता है। अब जो है तीसरा चौथा पांचवा छठवां इसके बाद बता दे रहा हूँ, तो इसको नोट कर लो। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट आपके लिए बनाए, पढ़ कमेंट करो कि सर यहाँ तकलीफ हुई है, इसको पता ही है, तो इसको नोट करो, तब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करो भैया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थिति नंबर 4, वस्तु की स्थिति अब कहाँ रखते, सी पर हो गया था, अब सी और एफ के बीच में वस्तु स्थिति कहाँ है, सी तथा एफ के मध्य में, सी तथा एफ के कहाँ स्थित हो गई मध्य में, सी और तथा एफ के मध्य वस्तु को रखें, सी और एफ के मध्य वस्तु हमारी क्या होगी
वही पुरानी आदतें, वस्तु क्या हमारी ए बी, वस्तु हमारी ए बी है। वही पुरानी आदतें, कितने किरण भैया 2। एक किरण जो हमको पता है वही वहीं से ले चलेंगे। एक किरण मुख्य इसके कैसे ले गए, समांतर। मुख्य इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस बिंदु से, ये तो पता है। दूसरी किरण कहाँ से ले जाए, मुख्य फोकस बिंदु से। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य इसकी क्या हो जाएगी, समांतर। जहाँ काटा उसको क्या मान ले, ए डैश। अब इसको बढ़त मिलाप कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बी डैश। क्या हो जाएगा, बी डैश। अब तो पता लग ही गया होगा कैसे प्रतिबिंब बनाना है। अब देखो, अब बात आती है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, बस प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सी के परे, यानी सी के पास में। देखो सी के पास में बन रहा है, सी के परे। दूसरा आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है, देखो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है, मतलब वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो कहने का मतलब है वस्तु से क्या होगा, बड़ा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा। आप प्रकृति कैसी हो जाएगी भैया इसकी, वही प्रकृति है, देखो मिला नहीं रहे जबरदस्ती, वास्तविक है। और कैसा बन रहा है, उल्टा, तथा क्या हो रहा है, उल्टा। ये तो बातें अब कॉमन हो गई हैं, आराम से कर लोगे। अब अगला स्थिति देखते हैं। अगला स्थिति, अब देखो सी और एफ के बीच में हो गई, अब स्थिति एफ वाली आ रही। स्थिति कहाँ रखना है, एफ पर। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, एफ पर, वस्तु हम एफ पर रखें, वस्तु एफ पर क्या होगी, ए बी। तो वही कॉमन बात है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी आवश्यकता होती है किरणों की, 4 नहीं भैया 2। कितने की, 2। वही जो जानते वही करेंगे। पहला मुख्य इसके कैसे ले जाए, समांतर। मुख्य इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से। दूसरी किरण जो है हम वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए ले जाए। भाई यही हमारे पास रास्ता है, या तो आपतन कोण परावर्तन कोण बनाया जाए, तो हम वक्रता केंद्र जो जानते वही करेंगे, वक्रता केंद्र को टारगेट करते हुए ले जाए, यानी वक्रता केंद्र की ओर से ले जाएंगे। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण फिर अपनी इमारत में क्या हो जाएगी, वापस। आप देखो यह वापस आएगी, जैसे ही वापस आएंगी इस तरफ आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक। तो यह आगे जा रही है तो एक दूसरे को कैसे जाएंगी, समांतर। एक दूसरे को कैसे जाएंगी, समांतर। जब यह समांतर जाएंगी तो पता नहीं समांतर किरणें कहाँ मिलेगी, लेकिन यह माना गया है कि समांतर किरणें कहाँ मिलती है, अनंत पर। कहाँ मिलती है, अनंत पर। तो हम कह सकते हैं तो समांतर किरणें कहाँ मिलेगी, अनंत पर। तो अगर इसकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बनाना तुम जान गए धीरे धीरे। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया हूँ कि थोड़ा सीख गए हो तुम सब, 10th में भी सीखे थे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अब तो कॉमन बात हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अभी बताएं, कहाँ, अनंत पर। कहाँ बन रहा है, अनंत पर। आप बताओ प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ये बताओ। अनंत पर वस्तु बड़ी हो सकती है, जैसे सूर्य अनंत पर है ना, लेकिन हमारे शीशे में इतना छोटा से दिखाई देता है, कितना छोटा से, ना नम राय की तरह सूरज दिखाई, सूरज बाबा दिखाई देते हैं, ना नम राय की तरह। तो मतलब यहाँ की वस्तु अनंत पर कैसी दिखाई, बहुत बड़ी दिखाई दे सकती है। यानी आकार क्या हो गया, अत्यंत बड़ा, बहुत बड़ा या अत्यंत बड़ा कह सकते हैं। और प्रकृति कैसी होगी, वही कॉमन बात है, प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक। अनंत पर। अब लास्ट और अंतिम कंडीशन है, वस्तु की स्थिति कहाँ रखना है, एफ और पी के बीच में, एफ तथा पी के मध्य। अब वस्तु को रखें एफ तथा पी के मध्य, वस्तु एफ तथा पी के मध्य क्या रखेंगे, ए बी। क्या होगा हमारा, ए बी हो गया। वही पुरानी बातें,
इसके बी सिरे से दो, ए सिरे से 2 किरणें चलेगी। पहला किरण मुख्य इसके समांतर कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस बिंदु से। ठीक, अब दूसरी किरण किसको टारगेट माने? वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र को टारगेट मानते हुए ले जाएंगे, तो यह जाएगी दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद वो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो यह अपने मार्ग में क्या हो जाएगी भैया? वापस। जब इन किरणों को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते जाओगे तो यह किरणें आगे फैलती जाएंगी। तो आपको पता है जब फैलेंगी तो आगे कहीं मिलने के चांस नहीं है, और फैलती जाएंगी और फैलती जाएंगी और फैलती जाएंगी तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो इनको आगे बढ़ाना बड़ा मूर्खता काम है, आगे ना बढ़ाएं। तब हम कहाँ बढ़ाएंगे? पिछवाड़े, पीछे की ओर देखते हैं कहीं मिल रहा है, जबरदस्ती पीछे बढ़ा रहे हैं। ये तो आगे जाने का इसका काम है, लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे इसका। चलो हो गए तो चलो, अब पिछवाड़े बढ़ाएं। देखो जा रही है पिछवाड़े, जैसे ही ले जाएंगे कहीं काटेगा जरूर। जहाँ काट रहा है उसको क्या मान लेंगे हम? ए डैश। अब यहीं से बढ़त मिलाप कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बी डैश। क्या हो जाएगा? बी डैश। यहीं पे लोग कंफ्यूजन खाते हैं, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि यहाँ सभी में तुम आगे मिल रहे थे, यहाँ पिछवाड़े मिल गई। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यहाँ पर? इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब इसका? दर्पण के पिछवाड़े, यानी दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। आप पता है आकार क्या है? आकार देखो, वस्तु से छोटा, वस्तु छोटी है लेकिन वस्तु से कैसा बना है? बड़ा। वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। आकार बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक, और प्रकृति इसकी कैसी होगी? यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनो। प्रकृति यहाँ पर देखो, आगे जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे थे, नहीं मिल रही थी, लेकिन पीछे हम जबरदस्ती मिलाए इसको। हम पहले ही बता चुके हैं, जब जबरदस्ती मिलाते हैं तो क्या होता है हमारा? आभासी। और ये भी बता चुका हूँ, आभासी हमेशा कैसा बनता है? सीधा। तथा कैसा बनेगा यहाँ पर? सीधा। तो प्रतिबिंब AB का वस्तु कैसे होगा? प्रतिबिंब इसका सीधा बनता है। तो देखे होगे, जैसे हम दर्पण से दूर रहते हैं तो हमारा प्रतिबिंब छोटा दिखाई, जैसे जैसे पास जाते हैं वैसे 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 हमारा दर्पण प्रतिबिंब बड़ा होता है। जैसे पास मिलाते हैं, इसे चिपका देते हैं, नकिया एकदम बड़ी होती है, ना बड़ा दिखाई देगा। इतना छोटी सी नाक कितनी बड़ी दिखाई जब दर्पण को पास मिलाओगे तब। अवतर दर्पण की बात हुई। तो यह कुछ कंडीशन जो है तुम्हें मैं बताया, इन सभी को नोट कर लो। अब देखो भैया, नोट हो गया। यह क्लास 12 ऑप्टिक्स चल रहा है और केमिस्ट्री भी साथ में चलती रहेगी। तो आप जो है, अच्छा लगता है हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स का वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी को भी दबाइए। जब घंटी को दबाएंगे तो आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा, इसी तरह मज़ेदार वीडियो। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो शेयर करना ना भूले, दोस्तों को भी सूचित कर दो कि कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही है। तो धन्यवाद, नोट कर लो। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।